हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर आलोक कल्याणी हूँ, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट। आई एम वर्किंग इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। आई हैव माय ओन क्लिनिक इन रोहिणी सेक्टर 7 एरिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आज आपसे कुछ सामान्य बीमारियाँ, सामान्य रूमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को जानना चाहिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये करीब करीब माना जाता है कि 1% लोगों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दिक्कत होती है। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इसको किस तरीके से पहचाना जाए, इसके लक्षण क्या हैं, शुरुआती लक्षण क्या हैं, ताकि हम उसको एज अर्ली एज पॉसिबल पहचान करके उसका निदान कर सकें, उसके बाद में उसका जो ज़रूरी इलाज है वो कर सकें। इसके सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो ये है कि सुबह के टाइम जब हम उठते हैं तो हमारे शरीर पूरा जकड़ा हुआ रहता है, हमारे जॉइंट्स जकड़े रहते हैं। इसे अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस बोलते हैं। अगर अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस या सुबह के टाइम पे अकड़न आधे घंटे से ज़्यादा तक रहती है तो ये एक लक्षण है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का या दूसरे रूमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का। आपको इस लक्षण है, ये लक्षण है या किसी और जोड़ों के अंदर सूजन आती है, दर्द आता है, तो ये कोशिश करनी चाहिए कि इसको लेट ना करें। जितनी जल्दी हो सके अपने नियरेस्ट रूमेटोलॉजिस्ट से मिलें, उस बीमारी को कंफर्म करें कि ये बीमारी है या नहीं है, और अगर है तो उसका एज अर्ली एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके उसका इलाज शुरू करें। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे महत्वपूर्ण दो लक्षण, सुबह जब उठते हैं तो उस समय स्टिफनेस या जोड़ों में अकड़न, और दूसरे स्पेसिफिकली हाथ के छोटे जोड़ों में, इन जोड़ों के अंदर अकड़न है या स्टिफनेस है या दूसरे और जोड़ों में कहीं कोई स्वेलिंग है, तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए क्या ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर एक बार ये कंफर्म कर लिया जाए, इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। ज़्यादातर 90% केसेज के अंदर रूमेटोलॉजिस्ट क्लिनिकली बिना किसी इन्वेस्टिगेशंस के इसको डायग्नोस किया जा सकता है। सो वो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके जॉइंट्स, सारे जॉइंट्स को एक बार देखेंगे, असेस करेंगे और उसके बाद में इस बीमारी को कंफर्म करेंगे कि क्या आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो फिर कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले। जो एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा एक्सरेज नहीं चाहिए होते हैं। सामान्य ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री, इन सब के सहायता से ये बीमारी डायग्नोस की जा सकती है। रूमेटॉइड फैक्टर एंटी-सीसीपी 2 ब्लड टेस्ट हैं जो कि आमतौर पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में पॉजिटिव आते हैं, लेकिन हमेशा ये नहीं होता। ज़्यादातर पेशेंट को ये लगता है कि अगर रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है या एंटी-सीसीपी पॉजिटिव है तो हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ही है, या ये नेगेटिव है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। इसके डायग्नोसिस का एकमात्र तरीका होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। रूमेटॉइड फैक्टर एंटी-सीसीपी ज़्यादातर केस में पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सभी केस में पॉजिटिव नहीं होते। करीब 70 से 80% केस के अंदर ये टेस्ट पॉजिटिव होते हैं, बट 20%, 25% पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर रूमेटॉइड फैक्टर एंटी-सीसीपी नेगेटिव होते हैं। इसीलिए हमेशा ये माना जाता है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन मोर इम्पोर्टेंट देन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। और इसके साथ साथ में ये भी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को रूमेटॉइड फैक्टर या एंटी-सीसीपी पॉजिटिव हो तो उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ही है। काफ़ी टाइम दूसरी बीमारियों में भी या वैसे भी नॉर्मली एजिंग के हिसाब से भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। तो हमेशा ब्लड टेस्ट पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्टर से मिलें और इस बीमारी का उचित निदान करवाएं। फिर इसके इलाज के ऊपर बात आती है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक क्रोनिक बीमारी है जिसका लंबा इलाज चलता है। आमतौर पे पेशेंट ये सोचते हैं कि ये बीमारी हो गई तो हमारे जॉइंट्स ही खराब हो गए या हमें और कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई। ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये समझें कि ये क्रोनिक बीमारी है जिसमें लंबा इलाज चलता है। इलाज के साथ में सभी पेशेंट बिल्कुल ठीक रहते हैं। बिल्कुल ठीक का मतलब है कभी भी किसी भी जॉइंट में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होगी, आपका कोई भी जॉइंट खराब नहीं होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिर्फ एक जॉइंट की बीमारी नहीं है, ये लंग्स में भी जा सकती है, ये आँख मुंह के पानी को भी सुखा सकती है, जिससे आंखें सूखने लगती है, मुंह का पानी सूखने लगता है, जॉइंट्स खराब होने लगते हैं। लंग्स में ILD या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज नाम की बीमारी हो सकती है, लेकिन इलाज करने से इन सभी बीमारियों को रोका जा सकता है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास रख करके प्रॉपर इलाज करवाया जाए। इलाज में सिर्फ
मुश्किल से 10-15 तरह की दवाइयाँ आती है जिसको ज़रूरत के हिसाब से घटाया बढ़ाया जा सकता है। आपके डॉक्टर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, फिर ज़रूरत के हिसाब से उनको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। रूटीन ब्लड टेस्ट किए जाते हैं कि दवाइयाँ सब कितनी अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है, कोई दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो हमें दवाइयों को बदलने की या डोज को कम करने की ज़रूरत है, या बीमारी अगर बढ़ रही है कंट्रोल नहीं आ रही है तो क्या हमें दवाइयाँ बढ़ाने या बदलने की ज़रूरत है। तो सिर्फ मन में ये विश्वास रखना कि हम बिना दवाई के ठीक हो जाएंगे या हम दवाई नहीं लेना चाहते, यह एक तरह से मिथ है। हमें इसके ऊपर से आगे जाना पड़ेगा। इस बीमारी का बहुत अच्छा इलाज है। हम किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी को या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस को आज इतनी अच्छी दवाएं हैं उनको रोका जा सकता है। तो मेरा आप सभी लोगों को ये मैसेज है कि इस बीमारी को अगर ऐसे कोई लक्षण लग रहे हों, किसी जॉइंट में स्वेलिंग आ रही हो या मॉर्निंग टाइप में स्टिफनेस है, तो आप अपने तुरंत नियरेस्ट रूमेटोलॉजिस्ट से मिलें, बीमारी का निदान करवाएं और पॉजिटिव एटीट्यूड से इस बीमारी का इलाज करवाएं। इस बीमारी का बहुत अच्छा इलाज संभव है। अगर फिर भी आपके मन में कोई दुविधा है या कोई कन्फ्यूजन है या किसी चीज़ के बारे में आपको मन में ये है कि क्या हम ये दवाई लें या नहीं लें, या ये हमें आर्थराइटिस है भी या नहीं है, या कोई और सीरियस इशू तो नहीं हो गए, तो अपने रूमेटोलॉजिस्ट से इस बात पे खुल के डिस्कस करें। आमतौर पे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या खाना चाहिए, क्या परहेज रखना चाहिए। साइंटिफिकली जितनी भी रिसर्च हुई है उससे ये एक प्रूव हुआ है कि खाने पीने का कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। हम हमेशा अपने पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट लेनी चाहिए। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, एक मन में भ्रम है कि राजमा खाने से, दालें खाने से बीमारी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी तरह खाने पीने की कोई मनाही नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हम जरूर बोलते हैं कि स्मोकिंग से बच के रहें। स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस बढ़ सकती है। दूसरा, अपने गम हाइजीन को मेंटेन रखें। सुबह शाम ब्रश कर लें। दांतों में इन्फेक्शन होते ही अगर ऐसा लगता है दांतों में कोई इन्फेक्शन है और कोई दिक्कत है तो अपने डेंटिस्ट से तुरंत जाके मिलें। गम हाइजीन मेंटेन रखना और स्मोकिंग नहीं करना, एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की स्मोकिंग से बचना ही एकमात्र ऐसे उपाय हैं जिनसे हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस से बच सकते हैं, या अपने आप को इस बीमारी की तीव्रता से या डिजीज की एक्टिविटी से थोड़ा सा बचा सकते हैं। इसके अलावा दवाइयाँ, रूटीन एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, पेशेंट को कई बार ये लगता है कि हमारी फैमिली में ये था तो ऐसा तो नहीं है कि अब बच्चों को हो जाएगा, या अगर मेरे ब्रदर को है या मेरी सिस्टर को है तो मुझे हो जाएगा, या ये फैमिली में आगे चलता रहेगा। ज़्यादातर पेशेंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपको है या आपके फादर को या अगर ब्रदर या सिस्टर को है तो आपको होगा ही होगा। ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत सी जितने भी हम पेशेंट देखते हैं उसमें से ज़्यादातर के अंदर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम का इम्बैलेंस होने के कारण से ये बीमारी होती है। तो मेरा ये सजेशन है या मेरा ये आप लोगों को एडवाइस है कि ऐसी भी कोई भी चीज़ से बचें, किसी भी टाइप के स्मोक से या स्मोकिंग, जो भी स्मोकिंग है स्मोकिंग से बच के रहें, अपने गम हाइजीन को मेंटेन रखें, और दूसरी चीज़ों से इस बीमारी का कोई लक्षण नहीं है। बस आप अपने आप को हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट लें और नॉर्मल जो अपने दवाइयाँ जो आपके रूमेटोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब की है उन दवाइयों को लें।